नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब भाई? ठीक ठाक हैं? चलिए, अच्छी बात है। और मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडीज़ में व्यस्त होंगे। डेली आप नई नई चीज़ों को सीखते जा रहे हैं और डे वाइज डे आप इम्प्रूव भी कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। सीखने और सिखाने की इस श्रृंखला में मैं संतोष पांडे CLC सीकर से आपका स्वागत करता हूँ। और आइए, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो बैक्टीरियल डिजीजेज बची रह गई थी उनसे रिलेटेड बातें। क्लियर? तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बैक्टीरियल डिजीजेज में कवर किया था टाइफॉइड को, न्यूमोनिया को, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस को, और इसके बाद में आपने एक नोट करके लिखा था DPT वैक्सीन, और इसके बारे में आपने लिखा था कि यह एक ट्रिपल वैक्सीन है जो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटेनस के विरुद्ध सुरक्षा के लिए दी जाती है। अब सवाल ये उठता है कि यहीं पर नोट करके एक और पॉइंट टिटेनस से रिलेटेड लिखना है आपको, और वो है, आप देखिए, राइसस सार्डोनिकस। अब राइसस सार्डोनिकस क्या है? तो इसमें आप लिखेंगे, बता रहा हूं आपको, टिटेनस के पेशेंट में चेहरे की पेशियों की एक दिशा में, एक ओर ऐसे एक दिशा में खिंच जाने के कारण व्यक्ति एक ओर स्माइल करता हुआ दिखाई देता है, कुछ इस तरह से, ऐसे। तो वो जब स्माइल करता हुआ, एक दिशात्मक स्माइल करता हुआ दिखाई देता है, तो इस अवस्था को कहते हैं राइसस सार्डोनिकस। ठीक है ना? तो इसमें आप लिखेंगे सिंपली टिटेनस की रोगी में चेहरे की पेशियों में खिंचाव से मुस्कुराहट जैसी मुद्रा, एक चीज और यहां पर आप देखेंगे कि लॉक जॉ डिजीज, इसको भी हम लोग देखेंगे कि लॉक जॉ डिजीज क्या होती है। तो नोट में ही अगला पॉइंट आप लिख लेंगे, डिजीज किसके लिए कहते हैं? ये कहते हैं टिटेनस को कहते हैं। इस तरह से ये दो पॉइंट आप नोट कर लेंगे, और इसके बाद में फिर वही टेबल हम लोग आगे फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ और बैक्टीरियल डिजीजेस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर ध्यान दें, कॉलेरा, हैजा या कॉलेरा। तो इसमें आप देखेंगे पैथोजन कौन है? तो कॉमा की आकृति वाला जीवाणु कौन? विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी। तो इस तरह से आप देख पाएंगे, ये हो जाएगा। फिर इसी के साथ साथ मोड ऑफ इन्फेक्शन देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि गंदे जल में रहता है। अब गंदे जल में रहता है तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि ये है वाटर बॉर्न डिजीज। क्या हो जाएगा? वाटर बॉर्न डिजीज। इसी के साथ साथ मोड ऑफ इन्फेक्शन में देखेंगे तो आप देखेंगे मक्खियों के माध्यम से, रोगजनक को अर्थात विब्रियो को कहाँ तक लाया जाता है?
हमारे भोजन व दूषित जल तक, भोजन व पेयजल तक। यह जीवाणु भोजन व पेयजल तक पहुंचता है। अब इस तरह से पहुंचता है, इसका अर्थ क्या हुआ कि दूषित भोजन एवं पेयजल के माध्यम से संक्रमण शरीर में होता है। ठीक है ना। तो फिर इसके बाद में तथा आंत्र को संक्रमित करता है, ये कहानी हो जाएगी। अब रोग के लक्षण की जहां तक बात है, तो रोग के लक्षण की बात अगर हम लोग करें तो इसमें आपको समझना होगा कि क्या करता है। तो आइए देखते हैं। ध्यान दीजिए कि इसमें कॉलेरा की स्थिति में क्या स्थिति होती है, इसको आप देखिए। तो इसमें आप देखेंगे दस्त या डायरिया, ध्यान दें, डायरिया। फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे वमन अर्थात वोमिटिंग, यहां पर आप देखेंगे वोमिटिंग। इसी के साथ साथ यहां पर आप देखेंगे क्या, इसको दस्त को अतिसार भी बोलते हैं। साथ में यहां पर आप देखेंगे पेट दर्द, शरीर का निर्जलीकरण, अब निर्जलीकरण को क्या कहते हैं जी, डिहाइड्रेशन। इस तरह से। और यहां पर देखेंगे सामान्य से कम तापमान, सामान्य से कम शरीर ताप अर्थात सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ये स्थिति दिखाई देगी। अब सवाल उठता है कि इससे रिलेटेड कुछ खास, तो सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे कि शरीर का जो निर्जलीकरण होता है, डिहाइड्रेशन होता है, इससे शरीर में जल की मात्रा कम हो जाने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अतः हम लोग देखेंगे उपचार की बात करेंगे यहाँ पर, तो नोट करके यहाँ पर लिखेंगे उपचार में प्रतिजैविकों का प्रयोग, और दूसरी एक और कंडीशन ध्यान दें, ORS, ध्यान दें। अब ORS क्या है, ये है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ORS का प्रयोग ये किया जाएगा। अब सवाल उठता है कि ORS का मीनिंग क्या हुआ, तो इसको कहेंगे आप ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। और ये इसमें होता क्या है, तो आप कहेंगे मेनली ग्लूकोज, NaCl एंड KCl, ये तो इसको जल के साथ मिलाकर के रोगी को पिलाया जाता है।
जिससे कि रोगी के शरीर में नमक की मात्रा या साल्ट की मात्रा ठीक ठाक हो जाने से जल को तेजी से आहार नाल से अवशोषित किया जाता है तथा किडनी से अवशोषित किया जाता है। इसीलिए शरीर में जल की मात्रा को वापस फिर से ठीक किया जाता है। तो ये कहानी हो जाएगी किसके लिए, हैजा के लिए या कॉलेरा के लिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट डिजीज की बात हम लोग करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक और डिजीज है ट्यूबरकुलोसिस। टीबी या इसे कहते हैं क्षय रोग। अब सवाल उठता है कि क्षय रोग की बात करेंगे तो इसका जो पैथोजन है ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, आप देखेंगे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जी हाँ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब इन्फेक्शन की बात करेंगे तो आप कहेंगे रोगी के बिंदुकों द्वारा व रोगी की संक्रमित वस्तु के उपयोग के माध्यम से। और ध्यान दें, ट्यूबरकुलोसिस को एक और नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है कोच डिजीज। कोच का रोग या कोच डिजीज कहा जाता है इसे। और ध्यान देंगे, रोगी के बिंदु को मतलब खांसने और छींकने से उत्पन्न जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, जो छोटी छोटी बिंदु उत्पन्न होते हैं हवा में, उनको अंतःश्वसित करने से, अर्थात श्वसन मार्ग को संक्रमित करता है सर्वप्रथम। और श्वसन मार्ग को संक्रमित करने वाले जो जीवाणु हैं या जो वायरसेज हैं उनको वायुजनित माना जाता है। अर्थात यहाँ पर देखेंगे कि ये है एयर बॉर्न पैथोजन, अर्थात वायु में पाया जाता है इसलिए वायुजनित, और इसीलिए इस डिजीज को भी क्या कहेंगे, वायुजनित रोग कहा जाएगा। साथ में यहाँ पर देखेंगे, अब संक्रमण की बात करेंगे, मोड ऑफ इन्फेक्शन हो गया ना, तो फिर मोड ऑफ इन्फेक्शन के बाद में आगे आप देखेंगे रोगी के माध्यम से किसको, तो इसमें आप देखेंगे तो फेफड़ों, आंत्र, यकृत, वृक्क, ध्यान दें, यकृत, वृक्क, अस्थि आदि को प्रभावित करता है। मेनली लंग्स होते हैं, लेकिन लंग्स के अलावा इन अंगों को भी ये प्रभावित कर सकता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सिम्टम की बात करेंगे तो सिम्टम्स कई हो सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें हल्का ज्वर, हल्का ज्वर प्रायः शाम को, शाम के समय, रात्रि में पसीना आना,
कई सप्ताह तक खांसी, जी हाँ, कई सप्ताह तक खांसी आना। साथ में यहां पर आप देखेंगे भूख न लगना, कमजोरी, शरीर भार में कमी, शरीर बॉडी वेट कम होने लगता है, समझ रहे हैं ना, शरीर की भार में कमी आने लगती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये लक्षण रोगी में उत्पन्न होने लगते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग विशेष क्या है इस रोग में, इस डिजीज में खास क्या है, तो इसमें आप देखेंगे, नोट करके यहाँ पर आपको देखना होगा कुछ इम्पोर्टेंट बातों को, जैसे मैं यहाँ पर नोट करके लिखवा देता हूँ। पहले तो आप देखेंगे एक है पॉट्स डिजीज, ये है टीबी ऑफ स्पाइन। अगर हमारे बैकबोन में टीबी होती है तो इसे पॉट्स डिजीज कहा जाता है, इसको भी आप यहाँ पर जानते रहें। और इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे डायग्नोसिस की बात करेंगे तो ये होता है बाई मैनटॉक्स टेस्ट, जी हाँ, मैनटॉक्स टेस्ट के द्वारा डायग्नोस किया जाएगा इस रोग को। और साथ में यहाँ पर आप देखेंगे थेरेपी, थेरेपी का अर्थ होता है बच्चों चिकित्सा, कि चिकित्सा कैसे करेंगे, तो आप लिखेंगे बाय डॉट्स। अब आप कहेंगे कि ये डॉट्स क्या होता है, तो ये है, आप ध्यान दीजिए, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये इसका फुल फॉर्म है, समझ रहे हैं ना, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट्स शॉर्ट कोर्स, ये इसका एग्जाम है, इसका फुल फॉर्म है डॉट्स के लिए। तो इस तरह से आप देख पाएंगे टीबी से रिलेटेड बातें। अब आइए इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर एक और डिजीज की बात करेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ाएंगे बात को। यहां पर आप देखेंगे लेप्रोसी, लेप्रोसी की बात करेंगे तो इसे कहते हैं कुष्ठ रोग, या इसी का एक और नाम है हैंसेन्स डिजीज। हैंसेन्स डिजीज कौन करता है, तो इसी माइकोबैक्टीरियम का एक और क्लोज रिलेटिव है, और वो है, आप देखें, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो यहां पर आप देख पाएंगे ना माइकोबैक्टीरियम लेप्री। अब सिंपली यहां पर हम लोग देखें क्या कहानी होगी कि मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे करता है, तो आप कहेंगे सिंपली छुआछूत के माध्यम से, छुआछूत के माध्यम से। अब सवाल उठता है कि सिम्टम्स की बात करेंगे तो इसमें आप कहेंगे
तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है, जिससे त्वचा में घाव व अंगुलियां विकृत हो जाती हैं। इस तरह से अंगुलियां विकृत हो जाती हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हो जाएंगे इसके लिए। और फिर इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ की बात करेंगे हम लोग, प्लेग। प्लेग या उसी को ब्लैक डेथ या काली मौत भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि वो क्या है। जी हाँ, देखेंगे हम लोग यहाँ पर, ये हो जाएगा प्लेग। या इसी को कहते हैं ब्लैक डेथ। इस तरह से अब सवाल उठता है कि हम लोग देखें क्या कहानी होगी। जी हाँ, तो पैथोजन कौन है? तो पैथोजन है, यहाँ पर आप देखेंगे एर्सिनिया पेस्टिस। जी हाँ, एर्सिनिया पेस्टिस। या एक और है, यहाँ पर आप देखेंगे पास्चुरेला पेस्टिस। तो ये हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि ये जो पैथोजन है, ये बैक्टीरिया वास्तव में चूहे के शरीर में पाए जाते हैं तथा एक से दूसरे चूहे में रोग को फैलाते हैं। तो आप देखेंगे यह जीवाणु प्रायः चूहों में प्लेग फैलाते हैं। इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे रेट फ्लिया। जी हाँ, देखिए एक कीट होता है, इंसेक्ट होता है जिसे कहते हैं पिस्सू, ठीक है ना, रेड फ्लिया। और इसका नाम है, आपको मैं बताऊं, जूलॉजिकल नेम है जिनोप्सिला। या हम इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं पिस्सू नामक कीट के काटने से यह रोग मानव में पहुंचता है। एक्चुअली रेड फ्लिया इसका नाम है, तो निश्चित रूप से यह चूहों के शरीर पर पाया जाने वाला एक बाह्य परजीवी होता है और ये इस बैक्टीरिया को एक चूहे से दूसरे चूहे तक फैलाता है। लेकिन अगर हम देखें कि कभी अगर इसे
एक चूहे की मृत्यु हो गई और आसपास और चूहे इसे नहीं मिल रहे हैं, तब यह मक्खी इंसान को भी काट लेती है, मनुष्यों को काट लेती है, और जब यह मनुष्यों को काटेगी तो निश्चित रूप से मनुष्य में भी इस जीवाणु का संक्रमण, एर्सिनिया का संक्रमण हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सिम्टम्स की बात करें हम लोग तो इसमें आप देखेंगे ये दो तरह का होता है, ध्यान दें। एक होता है न्यूमोनिक प्लेग। तो जो न्यूमोनिक प्लेग होता है यह मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है तथा श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है, और खांसने से उत्पन्न जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके माध्यम से एक से दूसरे पेशेंट में फैलता है। जबकि आप देखेंगे ब्यूबोनिक प्लेग में होता है कि यह लसिका तंत्र का तथा रुधिर में पहुंच जाते हैं पैथोजन, और लसिका गांठों में सूजन उत्पन्न होने लगती है, और लसिका गांठों में सूजन उत्पन्न होने पर यहाँ गर्दन के पास लसिका गांठ के बहुत अधिक सूजन उत्पन्न होने से एक उभार बन जाता है जिसे ब्यूबो कहते हैं, और ऐसे प्लेग को ब्यूबोनिक प्लेग कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे न्यूमोनिक प्लेग में बात करेंगे तो लंग्स का संक्रमण, और दूसरा होता है यहाँ पर आप देखेंगे ब्यूबोनिक। तो इसमें आप कहेंगे लसिका गांठों में सूजन उत्पन्न होने से ब्यूबो नामक उभार गर्दन के पास बनता है। सूजन के कारण गर्दन पर ब्यूबो नामक उभार बनता है। इस तरह से आप देख पाएंगे। और ध्यान दीजिए कि कुल मिलाकर के यह रोग बहुत सीमित समय में बड़े क्षेत्रों में फैल जाता है, इसीलिए इस रोग को कहा जाता है एपिडेमिक डिजीज या पैंडेमिक डिजीज। तो इसमें आप देखेंगे यह एक एपिडेमिक डिजीज अर्थात महामारी है, क्योंकि कम समय में बड़े क्षेत्रों में फैल जाता है। तो इस तरह से आप दिखाएंगे इसके लिए, प्लेग के लिए। और यहाँ पर आप देखेंगे एक और भी है, एक डिजीज की बात हम लोग और कर लेंगे यहाँ पर, और वो है एंथ्रैक्स। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स की बात करेंगे तो इसका जो पैथोजन है वो है बच्चों बैसिलस एंथ्रेसिस। जी हाँ, बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु है। अब पैथोजन क्या, तो आप लिखेंगे बिंदुकों द्वारा, और आप देखेंगे श्वसन मार्ग को प्रभावित करके श्वास क्रिया को बाधित
करता है। अच्छा, एक चीज़ और देखेंगे, एक बात और ध्यान देंगे, ये जो प्लेग का केस आपने लिखा, प्लेग के केस में यहाँ नोट करके एक पॉइंट आप और लिख लीजिए कि इस रोग से लोगों की बड़ी संख्या में मृत्यु होती है। बड़ी संख्या में मृत्यु होती है। तो कुल मिलाकर के ये कहानी आप देख पाएंगे, ये चीज़ें आप यहाँ पर समझ पाएंगे। फिर इसके बाद में आप देखेंगे तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस को कवर कर लिया है, और इसके बाद में आगे हम लोग देखेंगे प्रोटोजोवन डिजीजेस से रिलेटेड बातें। तो इसके पहले कि हम प्रोटोजोवन डिजीजेस को स्टार्ट करें, हमें एक बैक्टीरियल डिजीज जो एनसीईआरटी में थोड़ा नाम लिख करके छोड़ दिया है, उसको भी हमें देख लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिसेंट्री, या हम कहेंगे पेचिस। डिसेंट्री की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसी को एक और नाम देते हैं, या साइजेलोसिस। जी हाँ, क्या नाम देते हैं इसे? साइजेलोसिस। तो अब इसमें आप बात करेंगे तो ये सीधे कहेंगे साइजेला साइजी। द्वारा आंतरीय संक्रमण से होता है। अतः यह एक जीवाणु जनित रोग है। और ये जो पैथोजन है, पैथोजन वाटर में पाया जाता है, इसीलिए यह एक वाटर बॉर्न, जी हाँ ध्यान दें, वाटर बॉर्न डिजीज मानी जाएगी। तो ये कहानी आपने देख लिया यहाँ पर। अब हम बात करेंगे क्या इंपॉर्टेंट प्रोटोजोवन डिजीजेस को। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस चीज़ को। आप ज़रा देखिए कि इंपॉर्टेंट प्रोटोजोवन डिजीज़ की बात अगर हम करें तो सिंपली इसमें कौन कौन सी डिजीज़ को हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले तो हम उन डिजीज़ की बात कर लेंगे डिटेल में जिसको एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, जैसे कि अमीबियासिस है, जैसे कि मलेरिया है, और कुछ अदर डिजीज़ का भी हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन या संक्षिप्त परिचय कर लेंगे बाद में। क्लियर है ना? तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला डिजीज, अमीबिक डिसेंट्री या अमीबियासिस। ओके, अमीबिक डिसेंट्री की बात करेंगे या अमीबियासिस की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा कि पैथोजन।
पैथोजन का अर्थ होता है बच्चों रोग जनक, अर्थात रोग उत्पन्न करने वाला जीवधारी। तो रोग उत्पन्न करने वाले जीवधारी की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो ये कौन है, तो ये है, आप देखिए, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अब सवाल उठता है कि ये क्या है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक कूटपादी या एक कूटपाद से युक्त, जी हाँ, एक कूटपाद से युक्त कौन सा, सार्कोडिन प्रोटोजोवन, या अमीबॉइड प्रोटोजोवन। जी हाँ, सार्कोडिन प्रोटोजोवन कहिए या अमीबॉइड प्रोटोजोवन कहिए, बात एक ही आएगी। क्लियर है ना। अब सवाल उठता है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये है क्या, तो सिंपली आप देखेंगे इट इज, या मैं हिंदी में लिखूं कि यह एक पोषदीय आंत्र में, या कह लीजिए बड़ी आंत्र में पाया जाने वाला अंतःपरजीवी है, अंतःपरजीवी है जो बड़ी आंत्र में या बड़ी आंत्र की म्यूकोसा व सब म्यूकोसा को संक्रमित करता है। संक्रमित करता है और इसकी दो प्रमुख प्रावस्थाएं हैं। जी हाँ, ये आपको ध्यान देना होगा। कौन सी, तो सिंपली आप कहेंगे दो प्रमुख प्रावस्थाएं। वैसे प्रावस्थाएं तो कई हैं, लेकिन प्रमुख प्रावस्थाएं कितनी हैं, दो। पहला यहां पर आप देखेंगे ट्रोफोजोइट, जी हाँ, आप ध्यान दीजिएगा, ट्रोफोजोइट या मैग्ना प्रावस्था। और इसमें आप सिंपली कहेंगे कि यह रोगजनक है। वयस्क व रोगजनक है। और दूसरा आप देखेंगे माइन्यूटा प्रावस्था, माइन्यूटा प्रावस्था। तो सिंपली आप कहेंगे छोटी एवं अरोगजनक है। ओके, तो ये दो प्रावस्थाएं आपने देख लिया। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको समझ में नहीं आया होगा। समझ रहे हैं ना। तो समझ में आए
इसके लिए आइए कुछ और करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें देखनी होगी इसकी लाइफ साइकिल। जैसे एक चीज़ और है, आपको ये भी नहीं समझ में आया होगा, ये भी नहीं समझ में आया होगा कि एक कोषधि क्या है। एक कोषधि का अर्थ बच्चों ये होता है कि परजीवी का जीवन चक्र एक ही जाति के होस्ट में या एक ही जात के पोषद में पूरा हो रहा है। अगर ऐसी स्थिति है तो इसे एक कोषधि परजीवी कहा जाएगा। आइए देखते हैं। हम लोग बात करने की कोशिश करें यहां पर। जी, तो इसमें आप कहेंगे परजीवी का जीवन चक्र या लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट। तो इसमें लिखेंगे यह एक ही जाति के पोषद में पूरा होता है, अतः यह एक कोषधि परजीवी कहलाता है। एक कोषधि परजीवी है क्योंकि इसका जीवन चक्र एक जाति के पोषद में पूर्ण होता है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे इस चीज को। अब ये कैसे पूर्ण होता है, आइए इसे समझने की कोशिश करें। तो मैं एक डायग्राम बना लेता हूं, फिर इसके बाद में आराम से आपको समझाता हूं। देखिए बच्चों, यहाँ पर एंटमीबा हिस्टोलिटिका का ये मैग्ना प्रावस्था है या ट्रोफोजोइड प्रावस्था है, अर्थात वयस्क प्रावस्था है, जो कि पैथोजेनिक है अर्थात रोगजनक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए ये है रोगजनक। रोगजनक अर्थात यही रोग को उत्पन्न करने वाली प्रावस्था है, और यह प्रावस्था बड़ी आंत्र या कोलन की म्यूकोसा एवं सब म्यूकोसा में रहकर ऊतकनाशी एंजाइमों को मुक्त करता है, जिससे आसपास का ऊतक विघटित हो जाता है, नष्ट होने लगता है, तथा उसी विघटित होते हुए ऊतक की कोशिकाओं एवं आरबीसी वगैरह को यह फैगोसाइटोसिस के द्वारा ग्रहण करता है और अपनी फूड वैक्यूल के भीतर उसका पाचन करता है। और इसमें कूटपाद अकेला है। देखिए सिंगल स्यूडोपोडियम यहाँ लिख रखा है मैंने, तो अकेला कूटपाद है, इसीलिए इसको मोनोपोडियल स्पीसीज कहा जाता है। मोनो मीन्स वन, पोडियल मीन्स स्यूडोपोडियम से युक्त। अब इसमें क्या होता है, जब खा पी करके वृद्धि करेगा, तो आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि जब कोई सेल आवश्यकता से अधिक जब वृद्धि कर लेती है तो उसे अपने न्यूक्लियोप्लाज्मिक या कह लीजिए कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को मेंटेन करने के लिए उसे डिवाइड करना पड़ता है। और जब ये डिवाइड होती है तो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा डिवाइड करेगा दो भागों में। तो सिंपली यहाँ पर देखिए बाइनरी फ्यूजन के द्वारा दो भागों में विभाजित हो रहा है, और जो बाइनरी फ्यूजन के प्रोडक्ट होते हैं उन्हें कहते हैं माइन्यूटा प्रावस्थाएं। माइन्यूट मीन्स होता है छोटा, तो छोटी प्रावस्थाएं। और इसके लिए मैंने ये भी लिख दिया है कि यह अरोगजनक होती हैं, इनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। अब जो ऐसी प्रावस्थाएं कोलन की, इनमें से कुछ कोलन की म्यूकोसा एवं सब म्यूकोसा में ही वहीं रह जाएंगी और वहां खा पी करके फिर से डायरेक्ट वृद्धि कर जाएंगी वयस्क प्रावस्था में। लेकिन इनमें से अधिकांश प्रावस्थाएं कोलन की गुहा में आ जाती हैं, कोलन के भीतर जो खाली स्थान है, कैविटी है, वहां आ जाती हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कोलन की गुहा में आकर, ध्यान दीजिएगा, कोलन की गुहा में आकर किसमें, देखिए
बदल जाती हैं। देखिए किस में चेंज हो रही हैं जी, ये पूर्व पुटकीय प्रावस्था में बदल जाएंगी इस तरह से। अब पूर्व पुटकीय क्यों? क्योंकि अब इसी प्रावस्था से शिष्ट का निर्माण होगा, पुटिका का निर्माण होगा, और आप देखेंगे यहां पर पुटिका इस तरह से बन जाएगा। आप देख रहे हैं ये अपने चारों ओर शिष्ट की दीवार स्रावित कर लेगा, और इस शिष्ट के भीतर क्या है आप देखिए, ये है केंद्रक और ये है क्रोमेटॉइड काय। रंगीन दिखाई देने वाली रचनाएं हैं, इसलिए इन्हें क्रोमेटॉइड काय कहते हैं। इनका फंक्शन आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। और ये है क्या, ग्लाइकोजन रिक्तिका। ग्लाइकोजन रिक्तिका, तो ग्लाइकोजन रिक्तिका की बात करेंगे। अब इसमें सिस्ट बन गया, अब एक केंद्रक है इस सिस्ट में, इसीलिए यूनी न्यूक्लिएट सिस्ट कहेंगे या एक केंद्र की पुटिका। तो आप देखेंगे यूनी न्यूक्लिएट सिस्ट इसको कहा गया, तो यूनी न्यूक्लियोट सिस्ट कहेंगे। और इसमें देखिए केंद्रक में क्या हो गया, माइटोसिस हो गया, और सूत्री विभाजन के द्वारा केंद्रक दो केंद्रकों में विभाजित हो गया। तो अब इस पुटिका को कहा जाएगा बाई न्यूक्लिएट सिस्ट। आप ध्यान दीजिएगा, इस सिस्ट को क्या कहेंगे जी, द्विकेंद्रकीय पुटिका या बाई न्यूक्लिएट सिस्ट। द्विकेंद्रकीय पुटिका। अब सवाल उठता है कि इस द्विकेंद्रकीय पुटिका या बाई न्यूक्लिएट सिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हो गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर देखिए दोनों न्यूक्लियस में फिर एक बार डिवीजन हो गया, फिर से विभाजन हो गया, तो अब इसमें केंद्रकों की संख्या हो गई 4। अब इसे कहेंगे आप देखिए चतुष्केंद्रकीय पुटिका या टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट। तो आप देखेंगे ये है चतुष्केंद्रकीय पुटिका। आप जानते हैं यही चतुष्केंद्रकीय पुटिका या टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट ये संक्रामक प्रावस्था है। कैसी प्रावस्था है इसकी, संक्रामक प्रावस्था है। तो इसको हम लोग लिखेंगे संक्रामक प्रावस्था। जी हाँ, अब यही रोगी के मल से होकर के, मल के माध्यम से बाहर आ जाती है, और जब रोगी किसी खुले स्थान पर शौच करता है तो वहाँ से मक्खियों के पैरों में चिपक करके हमारे भोजन या पेयजल तक ये पुटिका आ सकती है, और भोजन और पेयजल के माध्यम से हमारे शरीर में पुनः संक्रमण कर लेती है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि रोगी शौच के बाद अगर अपने हाथों को ठीक से साफ नहीं करता तो उसके हाथों में भी लगी रह सकती है ये पुटिका, और तब भोजन के साथ, अर्थात भोजन के साथ चली आएगी फिर से उसके शरीर में। इसको कहते हैं फीकल मैटर से मुख तक पहुंचना, अर्थात फीको ओरल इन्फेक्शन। क्या कहेंगे, फीको ओरल इन्फेक्शन। और इसी के साथ साथ आप ध्यान दें, जहां पर मलत्याग किया गया है ऐसे खेत में उगाई गई सब्जियों, ऐसे स्थान पर उगाई गई सब्जियों जिन्हें हम कच्ची अवस्था में भी खाते हैं, जैसे खीरा है, ककड़ी है, गाजर है, मूली है, तो ऐसी सब्जियों में चिपक करके भी ये प्रावस्था हमारे भोजन तक आ सकती है, और तब यही करती है आप देखेंगे संक्रमण अर्थात इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन के बाद में यह पहुंच जाएगी, आप देखिए ये पुटिका कहाँ पहुंच रही है, ये सिस्ट पहुंच रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में इस पुटिका की दीवार को ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट करके ब्रेक कर दिया जाता है। तो इसमें आप देखेंगे ट्रिप्सिन द्वारा पुटिका की
दीवार का टूटना, और फिर इसके बाद में आप देखेंगे पश्चपुटिकीय प्रावस्था या पश्चपुटिकीय अमीबा। और ये अमीबा कैसा है जी? ये अमीबा भी है, आप देखेंगे टेट्रा न्यूक्लिएट। कैसा है ये? टेट्रा न्यूक्लिएट। और इस टेट्रा न्यूक्लिएट अमीबा में आप देखेंगे 3 बार द्विविभाजन, अर्थात कितनी बार बाइनरी फिजन यहां पर हो रहा है? 3 बार, जिससे आप देखेंगे 8 पुत्री अमीबी, पुत्री अमीबी का निर्माण। और ये पुत्री अमीबी वृद्धि करके वयस्क अवस्था में विकसित हो जाएंगी और पुनः संक्रमित व्यक्ति के बड़ी आंत्र के म्यूकोसा या सब म्यूकोसा में, अर्थात श्लेष्मा या अधश्लेष्मा में जा करके वहाँ पर रोग को उत्पन्न करेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आप इस लाइफ साइकिल के माध्यम से आप इससे संबंधित तमाम चीज़ें समझ गए हैं। आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसके अतिरिक्त और हम लोग क्या देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप देखेंगे संक्रमण। सबसे पहले रोग के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? संक्रमण। तो संक्रमण के लिए लिखेंगे यहां पर देखेंगे टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट, या पुटिका, दूषित भोजन, व पेयजल, या कच्ची सब्जियों के माध्यम से संक्रमण करता है। ये कहानी हो गई संक्रमण या इन्फेक्शन से रिलेटेड। अब इसमें आप देखेंगे रोगजनकता। तो यहां पर आप देखेंगे रोगजनकता के लिए सीधा हम लोग कहेंगे कि वयस्क प्रावस्था, बड़ी आंत्र की श्लेष्मा व अधश्लेष्मा को ऊतकनाशी एंजाइमों द्वारा नष्ट करके ऊतकनाशी एंजाइमों से नष्ट करके रोगीय लक्षणों को जन्म देती है। रोगीय लक्षणों को जन्म देती है। अब ध्यान दीजिएगा, सवाल उठता है कि रोगीय लक्षण क्या होंगे। तो आइए यहाँ पर थोड़ा सा रोगीय लक्षणों की बात कर लेते हैं।
तो सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे कमजोरी, ज्वर, भूख न लगना, भूख न लगना, इसके साथ साथ आप मुख्य लक्षण देखिए, तथा खूनी पेचिश। अब देखेंगे खूनी पेचिश का अर्थ क्या होता है, तो इसमें आप कहेंगे मल के साथ म्यूकस व रुधिर का मुक्त होना। और यहाँ पर आप देखेंगे उचित उपचार के अभाव में गंभीर रक्ताल्पता एवं मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे उपचार के अभाव में गंभीर रक्ताल्पता तथा रोगजनक द्वारा अन्य अंगों को प्रभावित करने से प्रभावित किए जाने से मृत्यु भी हो सकती है। जैसे यकृत, वृक्क, मस्तिष्क, आदि। तो ये हो जाएंगे यहाँ पर आप देखेंगे इससे संबंधित रोगीय लक्षण। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रोग की पहचान या रोग का निर्धारण कैसे करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रोग निर्धारण की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे या पैथोजेनेसिस। तो सिंपली आप कहेंगे कि मल में टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट की पहचान करके एवं अगर हम बात करेंगे चिकित्सा या थेरेपी की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे थेरेपी का अर्थ हो जाता है बच्चों उपचार। तो उपचार की बात अगर हम लोग करते हैं तो उपचार कैसे, तो आप कहेंगे प्रोटोजोआ रोधी औषधि द्वारा। अब एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में यहाँ पर आप देख लेंगे, जैसे आप देखिए मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, इंजेक्शन ऑफ एमेटिन,
TDF फोर्ट, ये कुछ औषधियां हैं जो कि अमीबियासिस के उपचार के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। तो इस तरह से आप अमीबियासिस से संबंधित चीज़ों को यूज करेंगे। तो बच्चों, अभी लगभग 1 घंटे का लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया है। तो अब हम लोग यहाँ पर आज का लेक्चर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय CLC।